नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम BA 5 सेमेस्टर हिंदी के पेपर 1 को लेके आए हुए हैं। ये हमारी क्लास जो है सोल्व मॉडल पेपर की रहेगी। ये मत समझिएगा कि जो क्वेश्चन पेपर में लेके आया हुआ हूँ, वैसे तो क्वेश्चन पेपर आपका इसी वर्ष आपका कराया गया है कानपुर विश्वविद्यालय में। और साथ में मैं संपूर्ण पाठ्यक्रम के जो भी और भी रिपीटर आपके क्वेश्चन जो थे उनको भी इसमें मैंने रखा हुआ है। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं तैयार किया है, यही कंप्लीट मेरे आप वीडियो देख लोगे तो आपका जो है 80 से 90% पेपर आपका इन्हीं से आपका सॉल्व हो जाएगा। अन्य इससे बाहर आपको कोई भी क्लास लेने की या फिर अन्य कोई भी क्वेश्चन आपको रटने की बिल्कुल भी आपको जो हो सकता नहीं पड़ेगी। कल आपका पेपर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का 3 जनवरी को लगा हुआ है। फिर 4 जनवरी को जो है जो कि MJPRU का पेपर लगा हुआ है। तो सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास हमारी साबित होगी, जिसमें अभी पेपर नहीं हुआ है। ये आपका जो फर्स्ट पेपर है हिंदी का, इसमें आपको पढ़ना है कि साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना आपका पेपर का आपका नेम है, पेपर आपका टाइटल है। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका जो है 75 नंबर का आपका जो है ये आयोजित कराया जाएगा। तो इन सभी प्रश्नों को देखिएगा। सबसे पहले सेक्शन 1 के प्रश्नों को मैं सोल्व करूंगा। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, काव्य प्रयोजन किसे कहते हैं और जो है प्रमुख जो काव्य प्रयोजन है उसका आपको नामोल्लेख करना है। यह क्वेश्चन की 100% की गारंटी है कि आपके एग्जाम में बनेगा। दूसरा क्वेश्चन पे देखो, रस किसे कहते हैं बच्चों, और भारत मुनि के द्वारा जो इन्होंने रस का जो नामोल्लेख किया है उसको आपको बताना है। बहुत ही मोस्ट वांटेड आपके क्वेश्चन है। मैं संपूर्ण पाठ्यक्रम से ये क्वेश्चन पेपर तुम लेके आया ही हुआ हूँ। साथ में मैं संपूर्ण पाठ्यक्रम के जो भी रिपीटेड क्वेश्चन थे उनको भी मैंने इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है। ठीक है, इससे बाहर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या फिर इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को पड़ेगा ही नहीं, कि यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को सारे के सारे यही से आपके क्वेश्चन बनेंगे, यही से आपके फंसेंगे। देखो भी तीसरा क्वेश्चन कि लक्षणा शब्द जो है शक्ति को उदाहरण से आपको समझाना है। फिर है नायक, जो नाटक होता है इसमें नायक के जो प्रमुख गुणों को आपको उल्लेख करना। सबसे पहले नाटक किसे कहते हैं, नाटक के सभी लोगों को इसकी परिभाषा पता होगी, नहीं पता तो भी हम करा ही रहे हैं। फिर देखो कल्पना किसे कहते हैं, फिर फैंटेसी किसे कहते हैं, ये दोनों के बारे में समझेंगे इनकी परिभाषाओं को। फिर है मार्क्सवादी आलोचना किसे कहते हैं, इसको स्पष्ट कीजिए। इसके बाद है यथार्थवाद क्या है, इसका आपको जो है अर्थ समझाना है, इसका आपको जो है वर्णन करना है। उसके बाद है रामचंद्र शुक्ल की आलोचना पद्धति की 3 आपको विशेषताएं आपको लिखना है। उसके बाद है नाटक के जो प्रमुख तत्व हैं उसका नामोल्लेख करना है। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले काव्य प्रयोजन क्या है बच्चों, इसको समझ लीजिए, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर फंसेगा। तो काव्य प्रयोजन क्या है, यदि हम इसकी बात करें तो मानव जीवन के सभी क्रियाकलाप, मतलब जो है मनुष्य चाहे कोई भी कार्य करता हो, चाहे जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका भी एक उद्देश्य होगा पढ़ाई करने का, तो मतलब मनुष्य की कोई भी क्रिया हो, तो मतलब मानव जीवन की सभी जो क्रियाएं होती है उद्देश्यपूर्ण होती है, मतलब कोई ना कोई उद्देश्य उसके पीछे छिपा रहता है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट जो कि तैयारी कर रहे हैं कि अच्छी हम जॉब पा जाएं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट जो कि लगे हुए हैं कि हम ये कर ले, हम हो सकता है हमारा जो है कहीं काम लग जाए। तो इस तरह से मनुष्य का जो है चाहे कोई भी क्रिया हो मनुष्य की, तो सभी उद्देश्यपूर्ण से ही मनुष्य कोई ना कोई कार्य करता है। और संस्कृत की यह लोकोक्ति इसी तथ्य को जो है प्रमाणित करती है। मतलब जो है अब ऐसे कह सकते हो कि काव्य प्रयोजन क्या है, जैसे कि हम ऐसे कह सकते हैं कि जो मानव जीवन का जो भी मनुष्य कार्य करता है, चाहे भी कोई भी कार्य हो, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मनुष्य का एक उद्देश्य रहता है किसी कार्य को करने का। मतलब जैसे कि आप लोग जो है इसलिए पढ़ते हैं कि हम अच्छे नंबर पा जाए या फिर हमारी कहीं जॉब लग जाएगी, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर एक चीज़ें, चाहे मनुष्य की कोई भी क्रिया हो, चाहे वह मजदूरी करता हो, मजदूरी इसलिए करता है कि उसको रुपये प्राप्त होंगे। तो मनुष्य चाहे कोई भी क्रियाकलाप करे, उसके पीछे उसका उद्देश्य छिपा रहता है। तो संस्कृत की आज जो लोकोक्ति है इसी तथ्य को जो है प्रमाणित करती है काव्य प्रयोजन। यहाँ से भी संस्कृत में आपका लिखा भी हुआ है कि प्रयोजन मनुदृश्य मनो अपि न प्रवर्ते, अर्थात जो है हम ऐसे कह सकते कि बिना प्रयोजन के, चाहे एक कह सकते हो मंद बुद्धि का चाहे व्यक्ति हो या फिर कोई मूर्ख व्यक्ति हो, ये भी कोई कार्य नहीं कर सकता है। मतलब चाहे वह कह सकते हो चाहे कोई पागल व्यक्ति हो, अभी कोई मंद बुद्धि का व्यक्ति हो, तो वो भी कोई कार्य करता है तो भैया उसके पीछे भी कोई ना कोई जो है कह सकते हो उसका भी उद्देश्य रहता है कार्य करने का। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि मनुष्य चाहे कोई भी क्रियाकलाप करता हो, कोई भी कार्य करता हो, तो सभी उसके कार्य जो है उद्देश्य पूर्वक होते हैं, उसके पीछे उद्देश्य छिपा रहता है। तो हम आगे और यहाँ से लिखा हुआ है कि साहित्यकार जो अपनी सर्जन, मतलब जो साहित्यकार होता है जो लिखता है साहित्य के बारे में, तो अपनी सर्जन
क्षमता के कारण बाह्य के समान ये माना गया है। और फिर जो है उसका काव्य प्रयोजन विहीन कैसा भी हो सकता है। और इस प्रयोजन को इस प्रकार भी जो है कहा जा सकता है कि साहित्यकार, जो साहित्यकार होता है वो आखिर लिखता क्यों है। और इस प्रकार जो है काव्य जो है मतलब साहित्य सर्जन में साहित्यकार के जो भी उद्देश्य रहते हैं वे ही जो है क्या है, काव्य के प्रयोजन कहलाते हैं। मतलब जो है साहित्यकार आखिर जो भी लिखता है तो उसका भी कोई उद्देश्य रहता है। तो साहित्यकार जो क्रियाकलाप करता है, फिर जो भी लिखता है अपनी लेखनी बद्ध में, तो उसके पीछे उसका जो उद्देश्य छिपा रहता है, तो भैया उसी को हम काव्य प्रयोजन कहते हैं। ठीक है, इतनी सी परिभाषा आपको लिखना है। और भी बहुत सारी परिभाषाएं हम लेके आए हुए हैं, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि दूसरी परिभाषा है कि काव्य जो है सो उद्देश्य रचना होती है। काव्य क्या है, एक सो उद्देश्य, मतलब काव्य ऐसे कह सकते हो कि ऐसी रचना जिसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छिपा हो, वही क्या है, काव्य प्रयोजन है। और वैसे तो संसार के प्रत्येक घटना व प्रत्येक जो कार्य है कोई ना कोई जो है उसका उद्देश्य जो है अवश्य होता है। मतलब जो है संसार जो है, जो वर्ड है, इसमें चाहे कोई भी घटनाएं होती हो, कोई भी चाहे कार्य होता हो, तो उसके पीछे कोई ना कोई भैया उद्देश्य जरूर छिपा रहता है। लेकिन बिना उद्देश्य के, मतलब जो है बिना उद्देश्य के काव्य की जो है कल्पना नहीं की जा सकती है। मतलब बिना कोई भी कार्य में यदि उद्देश्य नहीं होगा तो उस कार्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो सामान्यतः काव्य रचना के उपरांत जो फल या जो उसका रिजल्ट हमको प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, उसी को हम काव्य प्रयोजन कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। चलो अगला भी देखिएगा। अगला भी यहाँ से जो क्वेश्चन है कि रस किसे कहते हैं, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। रस का अर्थ होता है कि आनंद, और काव्य में इसे जो है रस कहते हैं। जब किसी कविता या कहानी को पढ़ने से या फिर सुनने से जो पढ़ता है फिर जो सुनता है उसको आनंद आए, उसी को भी हम रस कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारी मूवी वगैरह देखते तो आपको बहुत हंसी आती है, आनंद आपको मिलता है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आप कोई या फिर बुक पढ़ते हैं, कोई स्टोरी पढ़ते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं, तो आपको जो उसमें आनंद आता है, जो खुशी आपको प्राप्त होती है, उसी को हम रस कहते हैं। इसे जो है काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। अब जो रस होता है इसको काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है भैया, तो कहोगे रस को कहा जाता है, जो पाठक के मन में भावनाओं को जो है जगाती है, इसीलिए इसको जो है हम काव्य की आत्मा कहते हैं। और भी यहाँ से परिभाषाएं लिखी हुई रस की। काव्य या नाटक को, इसमें जो परिभाषा है ये भी परिभाषा आप लिख सकते हैं कि काव्य या नाटक को पढ़ने से या फिर सुनने से जो हमको आनंद प्राप्त होता है, या फिर हमको जो खुशी मिलता है, या फिर खुशी का जो भाव उत्पन्न होता है, तो उसी को भैया हम रस कहते हैं। या जो है पाठक या श्रोता के हृदय में सौंदर्य का अनुभव कराता है। आचार्य जो है भारत मुनि ने अपने नाटक शास्त्र में रस की विस्तृत जो व्याख्या की है। अब यहाँ से भारत मुनि के द्वारा जो निम्नलिखित जो रस हैं इन्होंने बताए हैं, रसों का नामोल्लेख किया है, इसको भी समझ लीजिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भारत मुनि के द्वारा रसों का उल्लेख कीजिए, तो उन्होंने श्रृंगार रस बताया है, हास्य बताया है, करुण बताया है, और जो है क्रोध बताया है, वीर मतलब उत्साह बताया है, भयानक मतलब भय रस बताया है, और जो है जो कि बीभत्स बताया है, अद्भुत बताया है। ये सब इसमें जो है रस में शामिल है। और शांत रस को भी जो है नौवा रस माना जाता है, जिसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। ठीक है, तो इन्होंने जो है जो रसों का जो नामोल्लेख किया है, यहाँ से देखिएगा। इसका पहला जो उन्होंने रस बताया है श्रृंगार रस बताया है, जिसका स्थायी भाव होता है रति। फिर बताया हास्य, इसका स्थायी भाव होता है हास्य। करुण बताया है, जो कि इसका मतलब होता है करुणा मतलब शोक। फिर है रौद्र बताया है, जिसका मतलब होता है क्रोध। फिर है वीर रस बताया है, जिसका मतलब होता है उत्साह। फिर भयानक रस बताया जिसका मतलब होता है भय। उसके बाद है जो कि बीभत्स बताया है, जिसका मतलब होता है जो कि गुप्सा। उसके बाद है अद्भुत रस बताया है, जिसका मतलब होता है विस्मय। शांत रस बताया है, जिसका मतलब होता है निर्वेद। तो इन्होंने जो है रसों का नाम उल्लेख किया है, तो ये रस आपको लिखना है। अब यहाँ से अगला जो इसमें क्वेश्चन था कि लक्षणा क्या है, लक्षणा शब्द का अर्थ क्या है। तो लक्षणा शब्द शक्ति का जो अर्थ है किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के
गुण या विशेषताओं को बताने वाली जो शक्ति होती है, जो पावर होती है, उसी को हम लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, यह जो है शब्द का वह रूप है जो किसी विशेषता को स्पष्ट करता है। उदाहरण के लिए जैसे कि यदि हम जो है गुलाब शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमें जो है एक सुगंधित फूल के रूप में एक लक्षणित जो है कर सकते हैं। मतलब जो है अब ऐसे कह सकते हो, हम किसी चीज़ का जब हम नाम लेते हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसके लक्षण को प्रकट करता है। जैसे कि हम किसी गुलाब के फूल की बात करें तो आपके मन में उठता है कि गुलाब जो कि सुगंधित होता है, ठीक है, उसमें जो कि खुशबू आती है उससे, तो इस तरह से उसके लक्षण को प्रकट करता है। तो इसी को हम लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, हाँ। और जहाँ जो सुगंधित विशेषता है और जो गुलाब को एक अन्य गुलाबों से जो है अलग ये करती है, जो अन्य जो है फूलों से अलग करती है, गुलाबों से नहीं, जो अन्य जो फूल हैं वो अन्य फूलों से गुलाब जो है अपने जो कि इसकी जो लक्षण है, इसकी जो क्वालिटी है अन्य फूलों की अपेक्षा उसको अलग करती है, उसकी विशेषता फिर उसके जो गुण होते हैं। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन देखो कि नाटक में नायक की जो कि नायक के बारे में आपको बताना है। ठीक है, इसकी क्या भूमिका होती है। तो नाटक में जो नायक होता है, नायक मतलब होता है बच्चों हीरो। तो हीरो जो है, जो कि आपने कोई भी मूवी देखा होगा, कोई भी कहानी देखी होगी, तो कहीं ना कहीं देखा है तो पूरी कहानी हीरो के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। ठीक है, कभी इसकी लव स्टोरी के बारे में जाएगा, कहीं इसके पारिवारिक जीवन को दिखाया जाएगा, कभी इसके जो है कठिन परिस्थितियों के बारे में दिखाया जाएगा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं देखा है तो पूरी स्टोरी इसी हीरो के इर्द गिर्द जो है घूमती रहती है। तो नाटक में नायक जो है कहानी का प्रमुख जो कि पात्र होता है और जिसके जो है इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। या जो है पात्र कहानी में महत्वपूर्ण जो है ये निर्णय लेता है और सबसे बड़ी बाधाओं और संघर्षों का जो है सामना करता है और अक्सर कथा का भावनात्मक केंद्र होता है। और नायक को ग्रीक शब्द जो कि प्रोटागोनिस्ट से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कि पहला अभिनेता। तो इस तरह सबको लिखना है। अब इसकी भूमिका क्या होती है भी समझ लीजिए। तो कथानक को आगे बढ़ाना, मतलब जो है नायक का कार्य क्या रहता है। नायक जो अपने लक्ष्यों का पीछा करते हुए समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयास में कहानी को आगे बढ़ाता है। मतलब आपने देखा होगा कोई मूवी वगैरह, तो इसमें जो नायक होता है, जो हीरो होता है, कभी उसका बचपन से लेकर के उसके संघर्षों को दिखाएंगे, तो उसी की कहानी को आगे बढ़ाते रहते हैं। उसके बाद अगली जो इसकी भूमिका होती है परिवर्तन से गुजरना। जैसे कि नाटक के दौरान नायक जो है अक्सर घटनाओं संघर्षों के कारण जो है अपने व्यक्तित्व, विश्वासों और परिस्थितियों में जो है बदलाव लाता है। उसके बाद अगली इसकी जो भूमिका है कि प्रतिनायक से संघर्ष। प्रतिनायक क्या होता है भैया, एक जो है प्रतिनायक नायक के विरोध में खड़ा होता है, जिसको हम विलेन कहते हैं। ठीक है, जिसको हम गुंडा कहते हैं, जिससे जो है कहानी में संघर्ष पैदा होता है, तनाव पैदा होता है और नायक के चरित्र को चुनौती जो है मिलती है। तो इनकी भूमिका होती है। अब यहाँ से भारतीय नाट्य शास्त्र में नाटक के क्या भेद है, इसको भी समझ लीजिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो नाटक के जो है 4 भेद हैं बच्चों। एक है जो कि धीरोदात्त, जिसको हम बहादुर और महान, जो क्षमाशील और बहुत ही सम्मानित होता है, जैसे कि भगवान श्री राम, ये इसका प्रकार हुआ है नाट्यशास्त्र का। दूसरा है जो कि धीर ललित, जो कि साहसी लेकिन सरल और जो है कला प्रेमी, जो शांत और विनम्र होता है, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जी। उसके बाद है धीर प्रशांत, जिसमें जो है बहादुर, शांत, दयालु, जैसे कि भगवान बुद्ध जी को दर्शाया गया है। उसके बाद है फिर है धीरोदत्त, मतलब जो है वीर और अपने जो है आप में गर्व करने वाला, जो थोड़ा अहंकारी हो सकता है, जैसे कि रावण और जो है दुर्योधन। तो ये थे इसके जो है नाट्यशास्त्र के अनुसार नाटक के 4 प्रकार। अब यहाँ से अगला देखो कि कल्पना क्या है, इसको समझिएगा। तो कल्पना क्या है, तो या जो है किसी भी चीज़ को नए या जो है कल्पित रूप में देखने रचने की शक्ति जो होती है, इसी को हम कल्पना कहते हैं। इसका प्रयोग जो है या फिर इसका उपयोग जो है रचनात्मक होने, समस्याओं को हल करने, विचारों को उत्पन्न करने और संभावनाओं को खोजने के लिए जो इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि कविता में नए अर्थ खोजना, बच्चों का खेलना और दुनिया को जो है एक्सप्लोर करना, एक वैज्ञानिक का किसी नए सिद्धांत के बारे में सोचना, तो ये सब चीज़ें होती है। इसकी विशेषता क्या है, या जो है वास्तविकता से जुड़ाव और उस पर सोचने की क्षमता ये रखती है। जबकि जो फैंटेसी होता है, ठीक है, जो फैंटेसी होता है ये अक्सर जो है
बहुत दूर हो सकती है। तो फैंटेसी क्या है इसको भी समझ लीजिए। यह एक जो है प्रकार की कल्पना है जो अक्सर अलौकिक तत्व जैसे कि जादू, काल्पनिक जीव, पूरी तरह से जो है काल्पनिक दुनिया पर ये केंद्रित होती है, जैसे कि भूत प्रेत होती है, इसको ये मानती है। तो मनोरंजन के लिए या फिर जो है वास्तविकता से दूर जाने के लिए इसका जो उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि जादुई शक्तियों और जो है सुपर हीरो की कहानियाँ इसमें शामिल है। अब इसमें अगला क्वेश्चन है, आलोचना क्या है? आलोचना का अर्थ, इसकी परिभाषा को यहाँ से हम समझेंगे। आलोचना, देखो आलोचना की जब बात आती है तो आपके मन में दो चार शब्द उठते हैं कि आखिर आलोचना है क्या। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई जब मूवी जो है जब निकलती है, जब रिलीज होती है, तो आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह में तो बहुत लोग जो है मूवी का रिव्यू करते हैं। मूवी अच्छी है, मूवी कैसी है, तो उसके प्लस और माइनस पॉइंटों पर चर्चा करते हैं। तो भैया आलोचना वही चीज़ है, ठीक है। मतलब आलोचना क्या है? किसी जो है व्यक्ति के बारे में, किसी कृत्य मतलब कोई पुस्तक के बारे में, किसी के विचार के बारे में, या फिर जो किसी की वस्तु के बारे में जो उसके गुणदोष होते हैं उसका निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करने की जो प्रक्रिया बच्चों होती है, उसी को हम आलोचना कहते हैं। आलोचना का उद्देश्य जो होता है केवल उसकी कमियां निकालना नहीं रहता है, बल्कि उसमें जो सकारात्मक जो पक्ष हैं, जो इसमें नकारात्मक जो पहलू हैं, उनको उजागर करना है ताकि उसका सही से मूल्यांकन किया जा सके। मतलब जो है मूल्यांकन जो है किसी चीज़ के बारे में, चाहे मूवी हो या फिर कोई पुस्तक हो या फिर कोई विचार हो किसी व्यक्ति के बारे में हो, तो उसका केवल उसकी कमियां नहीं निकालना है, बल्कि उसमें क्या क्या सच्चाई है, क्या क्या उसमें कह सकते हो कौन कौन से उसमें सकारात्मक पक्ष हैं, कौन कौन से नकारात्मक पक्ष हैं, उन दोनों पक्षों को उजागर करना है ताकि हम उसका सही से मूल्यांकन कर सके। इसी को हम भैया आलोचना कहते हैं। अब यहाँ से आलोचना के और भी यहाँ से अर्थ समझ लीजिए। बहुत सारे विद्वान हैं इसकी परिभाषा को स्पष्ट किया है, इसको भी हम समझेंगे। आलोचना जो कि शब्द जो कि लुच धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है देखना। तो मतलब जो है इसका मूल भाव किसी वस्तु को भली भांति देखकर उसके गुणों और दोषों का विवेचन करना। और आलोचना में पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह मतलब होता है कि पहले से अनुमान लगाना। जैसे कि आप कोई चीज़ ना देखो, जैसे कि आप कह दो, जैसे कि कहीं पर मर्डर हो गया, आप कह दो कि नहीं इसने मार डाला, तो बिना उसकी जांच किए बिना पहले से अनुमान लगाना, पूर्वाग्रह और व्यक्तिगत दोष के बजाय। मतलब जो है आलोचना में जो पूर्वाग्रह वगैरह नहीं होता, इसमें अनुमान नहीं लगाया जाता, बल्कि निष्पक्ष रूप से आपको जाकर वहां पे उसके बारे में सही जानकारी आपको प्रस्तुत करना रहता है, ठीक है। इसी को हम आलोचना कहते हैं। यहाँ से हम परिभाषा को समझेंगे। मैरियम वेबस्टर महोदय इसकी परिभाषा को लिखे हैं। ये कहते हैं कि किसी जो है किसी चीज के या फिर किसी वस्तु के या फिर किसी व्यक्ति के या फिर किसी मूवी के गुण दोषों के बारे में निर्णय लेना या फिर उसके गुण दोषों के का मूल्यांकन करना, उजागर करना, इसी को भैया हम आलोचना कहते हैं। अगली परिभाषा साहित्यिक परिभाषा के अनुसार देखेंगे। किसी साहित्यिक कृत मतलब पुस्तक, इसके गुण दोषों का उद्घाटन करना। उद्घाटन का मतलब होता है उसको उजागर करना, ताकि जो पाठक है मतलब पढ़ने वाला, इसकी रुचि का जो है परिष्कार हो सके और वह जो है समझ सके आखिर इस पुस्तक में क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसी को हम आलोचना कहते हैं। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यथार्थवाद क्या है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है, इसको समझो। यथार्थवाद अंग्रेजी शब्द में इसको हम जो कि रियलिज्म कहते हैं, यह हिंदी रूपांतरण हो उसी का। और रियलिज्म जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है वस्तु, तथा जो है रेस का अर्थ होता है अर्थवाद। तो इस प्रकार जो है इसका शाब्दिक जो अर्थ हुआ है वस्तुवाद, अथवा जो है वस्तु के अस्तित्व के संबंध में विचारधारा। अतः जो यथार्थवाद वस्तु के अस्तित्व को स्वीकार करता है और वस्तु की वास्तविकता पर यह बल देता है। और यह जो है विचारधारा भौतिकवाद पर आधारित है और भौतिकवाद के अनुसार केवल जो है भौतिक जगत ही सत्य है। और इस प्रकार जो है यथार्थवाद का सिद्धांत है जो जगत को उसी रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में वह दिखाई पड़ता है या अनुभूति किया जाता है। इसी को हम यथार्थवाद कहते हैं। मतलब जो है जिस प्रकार इस संसार दिखाई पड़ रहा है, जो भौतिक जगत है यही सत्य है। तो इसमें
जिस प्रकार कह सकते हो जगत को उसी प्रकार ये स्वीकार करता है जिस प्रकार जगत है जो वर्ड है दिखाई पड़ता है। अब यहाँ से बहुत सारी इसकी परिभाषाएं हैं, जिससे कि जेम्स एस रॉस महोदय लिखते हैं कि यथार्थवाद का सिद्धांत स्वीकार करता है कि हमारे प्रत्यक्षीकरण के उद्देश्य के पीछे और उनसे मिलता जुलता वस्तुओं का एक वास्तविक संसार जो है, इसी को हम यथार्थवाद कहते हैं। फिर यहाँ से बरोन महोदय जी लिखते हैं कि यथार्थवाद का मुख्य विचार यह है कि सब भौतिक वस्तुएं और बाह्य जगत के पदार्थ वास्तविक हैं और उनका अस्तित्व देखने वाले से पृथक है, मतलब अलग है। यदि जो है उनको देखने वाले व्यक्ति ना हो तो उनका अस्तित्व होगा और वे वास्तविक होंगे। इसी को हम जो कि यथार्थवाद कहते हैं। फिर यहाँ से बटलर महोदय लिखते हैं कि यथार्थवाद जो है विश्व की अपनी जो है सामान्य स्वीकृति का पुनर्बलन और जिस रूप में वह हमारे समक्ष जो है होता है उसी को हम यथार्थवाद कहते हैं। स्वामी यहाँ से राम तीर्थ महोदय लिखते हैं कि यथार्थवाद का अर्थ है कि वह जो है विश्वास या सिद्धांत है जो जगत को वैसे ही स्वीकार करता है जैसे कि हमको दिखाई पड़ता है। मतलब जो है ऐसे कह सकते हो जैसे कि हमको जो दुनिया है जिस रूप में दिखाई पड़ती है हम उसी रूप में तो इसको स्वीकार करते हैं। तो यही भी आपका यथार्थवाद होता है। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन देखो, यथार्थवाद वाला क्वेश्चन बच्चों इसको देख लीजिएगा। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आपका फंसेगा। फिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना पद्धति के 3 आपको मुख्य विशेषताएं आपको बताना है। तो इनकी 3 विशेषताएं हैं, लोक मंगल की भावना, साहित्यिक और सांस्कृतिक संदर्भों का समावेशन, रस और जो है भाव पक्ष का महत्व। तो यहाँ से लोक मंगल की भावना, तो शुक्ल जी जो है साहित्य को केवल कला या सौंदर्य तक सीमित ये नहीं मानते थे, बल्कि उनके अनुसार साहित्य का जो उद्देश्य है लोक मंगल यानी मानव जाति के कल्याण और उसके शील विकास में योगदान जो है देना है, ये मानते थे। वे जो है रचना को एक ऐसे जो है सभ्यता समीक्षा के रूप में देखते थे जो मनुष्यता को जगाती है और समाज के नैतिक व आध्यात्मिक जो उत्थान है उसमें सहायक होती है। उसके बाद ऐतिहासिक और जो सांस्कृतिक संदर्भ का समावेशन, तो शुक्ल जी ने आलोचना करते समय किसी रचना को उसके ऐतिहासिक उसकी सांस्कृतिक संदर्भ में रखकर देखना यह महत्वपूर्ण मानते थे और उन्होंने जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित कर उसका एक रूप दिया और जिससे जो है साहित्यिक प्रवृत्तियों और कवियों की पहचान और एक जो है विशेष कालखंड में जो की जा सकी। वे जो है पाश्चात्य और भारतीय काव्य शास्त्र दोनों के सिद्धांतों का प्रयोग करते थे, लेकिन भारतीय परंपरा को ये अधिक जो है महत्व देते थे शुक्ल जी। और भी यहाँ से तीसरा इसकी जो विशेषता है रस और भाव पक्ष का महत्व। तो शुक्ल जी ने आलोचना में रस और भाव पक्ष का विशेष ध्यान दिया, लेकिन उन्होंने इसे केवल कल्पना या शैली तक ही जो है सीमित नहीं रखा। उनके अनुसार रचना के जो है भाव को समझना महत्वपूर्ण है, लेकिन वह जो है भाव यथार्थ के धरातल पर आधारित होने चाहिए, ना कि केवल आध्यात्मिक और जो काल्पनिक हो। वे मानते थे कि रस की अनुभूति ज्ञान और जो बोध पर आधारित है और कविता केवल अमीरों का शौक है या जो मनोरंजन का साधन ये नहीं है। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन देखो, नाटक के तत्वों का उल्लेख कीजिए। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि नाटक में कथा वस्तु होता है, फिर पात्र होते हैं किसी नाटक में, फिर जो है संवाद होता है, डायलॉग होते हैं, फिर वहाँ की सेटिंग होती है, देशकाल होता है, भाषा शैली होती है, अभिनय होता है, उद्देश्य उसका रहता है, रंगमंच होता है। तो सभी क्या है इसके भैया तत्व है। तो एक एक तत्व को हम विस्तार से समझेंगे। पहला तत्व है कथा वस्तु। यह जो है नाटक का आधार होती है जो कहानी के रूप में जो है दर्शकों को बांधे रखती है। उसके बाद है कि पात्र, तो जो है वे सभी व्यक्ति जो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कहानी में काम करते हैं, तो उसी को हम पात्र कहते हैं। फिर है संवाद, तो नाटक में संवाद ही जो है मुख्य माध्यम है जिसके द्वारा कथा वस्तु को आगे बढ़ाया जाता है और पात्रों के चरित्र का विकास होता है। उसके बाद है देश काल, तो यह जो है नाटक के घटित होने के समय और स्थान को दर्शाता है, जैसे कि ऐतिहासिक काल, स्थान, दिन का जो है समय, मतलब देश काल क्या है। जैसे कि कोई नाटक है
कितने समय में जो है कहाँ कहाँ जो है शूट करना है, ये सब चीज़ें जो है उसमें पहले से जो है निर्धारित की जाती है। ठीक है, चलेगा। उसके बाद देखो भाषा शैली। तो नाटक की जो भाषा शैली सरल, स्पष्ट और सुबोध होनी चाहिए, ताकि जो आम जो दर्शक हैं, जो देखने वाले जो दर्शक हैं, उसको आसानी से समझ में आ सके। उसके बाद है अभिनय। तो नाटक के तत्वों के रूप में अभिनेता को ही जो है गिनी जाती है, जो पात्रों को जो है जीवंत बनाता है। उसके बाद है उद्देश्य। तो नाटक का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और भावात्मक संदेश देना होता है, जिसके लिए सभी तत्व जो है सहायक होते हैं। उसके बाद है रंगमंच। तो यह जो है वह स्थान है जहाँ जो है नाटक का प्रदर्शन होता है और दर्शक इसे देखते हैं, और यह भी एक महत्वपूर्ण जो है नाटक का तत्व ये होता है। तो इस तरह से आपको लिखना। अब यहाँ से सेक्शन आपका बी आपका स्टार्ट हो गया, इसके भी हम प्रश्नों को देखेंगे। देखिएगा, पहला इसमें क्वेश्चन है कि काव्य आत्मा बच्चों किसे कहते हैं, और भारतीय काव्य शास्त्रियों ने किन किन काव्यांगों को काव्य आत्मा कहा है, यह भी आपको स्पष्ट करना है। उसके बाद है रस सूत्र की व्याख्या करते हुए भारत मुनि के रस सिद्धांत की आपको समीक्षा करना है। उसके बाद है काव्य गुण किसे कहते हैं, और प्रमुख जो काव्य गुण है उसको आपको परिचय देना है। उसके बाद है रंगमंच की प्रमुख विशेषता क्या है, उसकी आपको विवेचना करना है। तो काव्य आत्मा किसे कहते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो काव्य आत्मा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है काव्य, काव्य का मतलब होता है कविता, और आत्मा का मतलब होता है सार या फिर जो है मूल तत्व। तो जिसका शाब्दिक अर्थ हुआ कि कविता की आत्मा। तो यह जो है शब्द जिसके बिना कविता नहीं कहलाएगी, इसी को हम काव्य आत्मा कहते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र के विभिन्न जो है आचार्य ने इस जो है काव्य आत्मा को अलग अलग तत्व जो है माना है। तो प्रमुख यहाँ से हम विद्वानों के मत हम समझेंगे, जैसे कि रस। तो काव्य आत्मा को बहुत सारे विद्वानों ने इसको रस कहा है। इसमें जैसे कि भारत मुनि ने, और जो है इनके अनुसार जो काव्य आत्मा है वो क्या है, रस है। रस वह आनंद है जो पाठक या श्रोता को कविता पढ़ने या सुनने से जो प्राप्त होता है। आचार्य विश्वनाथ ने भी अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में जो है कहा है कि वाक्य की रचनात्मक काव्यम, अर्थात जो है रसात्मक वाक्य ही काव्य है। तो यह सब जो है, ये जो मत है सबसे अधिक जो प्रचलित और जो है मान्य है। और कुछ विद्वानों ने जो कि काव्य को रीति कहा है। ठीक है, यहाँ से जैसे कि आचार्य वामन के अनुसार काव्य आत्मा क्या है, रीति है। रीत का अर्थ होता है कि विशिष्ट पद रचना या जो है शैली। तो जिन्होंने कहा कि रीत आत्मा काव्य से मतलब जो है रीति ही काव्य की आत्मा है, इन्होंने ये बताया है। तो इस तरह से आपको लिखना। कुछ लोगों ने इसको ध्वनि कहा है। ठीक है, जैसे कि ध्वनि संप्रदाय के प्रमुख जो आचार्य थे आनंदवर्धन और जो है अभिनव गुप्त जी, इनके अनुसार काव्य आत्मा क्या है, ध्वनि है, इसको ध्वनि कहा है। उसके बाद है कुछ लोगों ने इसको अलंकार कहा है, जैसे कि यहाँ से भामा दंडी ने जो है अलंकार को काव्य का प्रमुख तत्व माना है। हालांकि बाद में से जो है काव्य की आत्मा नहीं बल्कि शोभा बढ़ाने वाला तत्व जो है माना गया। ठीक है, तो हम निष्कर्ष में कह सकते हैं कि आज के समय में अधिकांश विद्वान और आचार्य जो है रस को ही काव्य की आत्मा या जो है काव्य आत्मा मानते हैं। यानी कविता का मूल उद्देश्य पाठक को आनंद रस की अनुभूति कराना, ये होता है काव्य आत्मा। इस तरह से आपको लिखना। फिर यहाँ से आचार्य भारत मुनि का रस सिद्धांत नाट्यशास्त्र में प्रस्तुत है, जिसके जो है अनुसार स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। और इस सूत्र की व्याख्या करने के लिए अभिनव गुप्त का जो है अभिव्यक्तिवाद जो कि सर्वाधिक मान्य है, जिसमें वे जो कहते हैं कि विभववादी के माध्यम से स्थायी भाव और अभिव्यक्ति होकर रस के रूप में अनुभूति होता है। और समीक्षा में भारत मुनि के 8 रसों शांत रस को छोड़कर उसके जो है स्थायी भाव को दर्शाया गया है। और यह भी बताया गया है कि कैसे विभिन्न आचार्यों ने उनके सिद्धांत की व्याख्या का विस्तार किया है। तो इनके बारे में आपको लिखना है। तो इस तरह से आपको जो है भारत मुनि का रस सिद्धांत आपको लिखना है। और भी यहाँ से भारत मुनि के द्वारा जो कि माने गए जो रस हैं उसका स्थायी भाव मैंने आपको पहले ही करा दिया था। श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव होता है रति प्रेम। हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्त रस, अद्भुत रस, सभी मैंने रस आपको बताए थे। ठीक है, शांत रस में जो कि है भारत मुनि शांत रस को
ये नहीं मानते थे, क्योंकि उनका मानना था कि हर रस का स्थायी भाव होता है जो किसी न किसी प्रकार की भावना को जोड़ता है, फिर उससे जुड़ा होता है। और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है, जो शांत भाव है इससे जुड़ा है, और जो शांत रस को बाद में अन्य विद्वानों द्वारा ये नवा रस जो है माना गया था, लेकिन भारत मुनि ने इसको नहीं माना था। अब यहाँ से काव्य गुण किसे कहते हैं भैया? तो वे विशेषताएं जो कविता की शोभा बढ़ाते हैं, मतलब कविता में चार चांद लगाते हैं, कविता की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे कि आप लोग कपड़े पहनते हैं तो आपका जो है आप अच्छे लगते हैं, ठीक उसी प्रकार काव्य गुण क्या है? वे विशेषताएं हैं जो कविता की शोभा बढ़ाते हैं और उसमें निहित रस को पुष्टि करती है, इसी को हम काव्य गुण कहते हैं। वे जो है ये जो है काव्य के आंतरिक सौंदर्य और प्रभाव को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। जैसे कि फूल में सुगंध होती है। मुख्य जो है काव्य गुण तीन जो है माने जाते हैं। एक माना जाता है मधुर, ओज और जो है प्रसाद। तो इसके हम प्रकारों को समझेंगे काव्य गुण के। एक तो मधुर जो गुण है, जिस काव्य को पढ़कर या सुनकर हृदय में मधुरता का संचार होता है और चित्त द्रवित हो जाता है, और उसमें जो है मधुर का गुण होता है, या जो है श्रृंगार शांत करुण रस में जो है पाया जाता है, इसी को हम मधुर गुण कहते हैं। फिर है ओज गुण, तो यह जो है वीर रस से युक्त काव्य में होता है और वीरता उत्साह उग्रता का जो भाव जो है ये जगाता है। उसके बाद है प्रसाद गुण, तो यह जो है वह गुण है जो काव्य को सुगम और जो है सरल बनाता है, और जिससे जो है अर्थ जो है सहजा और सहजता से जो है समझ में आ जाता है, इसी को हम प्रसाद गुण कहते हैं। अब यहाँ से रंगमंच क्या है इसको समझिएगा। तो एक दर्शन कला है जिसमें कलाकारों के द्वारा दर्शकों के सामने एक मंच पर नाटक, नृत्य, खेल जैसे कार्यक्रम जो प्रस्तुत किए जाते हैं, उसी को हम रंगमंच कहते हैं। या एक जो इमारत या स्थान हो सकता है जहाँ यह प्रदर्शन होता है, इसे हिंदी में कि प्रेक्षागृह, रंगशाला, नाट्यशाला भी जो है कहा जाता है। रंगमंच न केवल मनोरंजन करता है बल्कि समाज संस्कृत परंपराओं को भी दर्शाता है और मानवीय भावनाओं को भी जो व्यक्त करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। उसके बाद है रंगमंच की क्या विशेषता है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो सहभागिता, तो रंगमंच केवल एकल कलाकारों तक सीमित नहीं है बल्कि यह कलाकारों, निर्देशकों, लेखकों सभी के जो है समूह के प्रयासों से बनता है। उसके बाद है तत्कालिकता, तो प्रदर्शन मंच पर जो है तुरंत होता है जिसमें कलाकार दर्शकों के बीच एक सीधा संबंध जो स्थापित करता है। उसके बाद है जो कि क्षण भंगुरता, तो प्रत्येक दर्शन अनूठा होता है और एक बार समाप्त होने के बाद फिर से नहीं होता है। उसके बाद इसकी अगली विशेषता है सहयोग, तो यह जो विभिन्न कलाओं जैसे कि अभिनय, नृत्य, संगीत, कविता, संवाद का एक संयोजन होता है। उसके बाद है सामाजिक भूमिका, तो यह जो है समाज के लिए मनोरंजन का एक साधन होने के साथ साथ विचारों को उद्दीप्त करने, सामाजिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करने, सामाजिक मुद्दों पर संवाद करने का एक सशक्त माध्यम भी जो है ये माना जाता है। उसके बाद अगली इसकी विशेषता है जो कि कथात्मक कला, तो यह जो है कथात्मक कला के रूप में शुरू हुई जिसमें स्थानीय इतिहास, सामाजिक लोकाचार, धार्मिक अनुष्ठानों और आम लोगों की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए विभिन्न कला रूपों का उपयोग जो है किया जाता है। उसके बाद यहाँ से देखिएगा जो कि सेक्शन आपके सी के प्रश्न आपके आगे है, इसको भी समझिएगा। पहला इसमें क्वेश्चन की अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत को आपको विस्तृत से आपको समझाना है। इस क्वेश्चन की 100% की गारंटी है। उसके बाद है मनोविश्लेषणवादी आलोचक फ्रायड की आलोचना पद्धति है, उसको विस्तार से आपको समझाना है। नई समीक्षा की आपको विवेचना करना है। फिर है आलोचनात्मक निबंध काव्य में कोमल मंगल के आधार पर आचार्य राजेंद्र शुक्ल की आलोचना पद्धति का आपको परिचय देना है। तो सबसे पहले अनुकरण सिद्धांत आप समझ लीजिए ये क्या है। तो अनुकरण को यूनानी भाषा में जो कि निमेसिस और अंग्रेजी में इसे इमिटेशन कहते हैं। सर्वप्रथम प्लेटो ने अनुकरण पर जो है विस्तार से विचार किया और उनके अनुसार कला का अनुकरण का अनुकरण है। कला क्या है? अनुकरण का अनुकरण है और सत्य से 3 गुना जो है ये दूर है। अनुकरण क्या है? ये इमिटेशन है, एक इमिटेशन है, फिर एक कह सकते हो जिसको हम अनुकरण कहते हैं। तो ये सत्य से 3 गुना दूर है भैया। जैसे कि कोई चीज में सत्यता होता है तो इमिटेशन जो इससे 3 गुना दूर है।
और प्लेटो के बाद उनके जो शिष्य थे अरस्तु ने अनुकरण पर जो विचार किया और अनुकरण के संदर्भ में अरस्तु ने लिखा। वे कहें कि अनुकरण जो है पूर्णतः सर्जन की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कवि जीवन संबंधित घटना का चयन करके समय यथार्थ वास्तविक वस्तु में से किसी अभिनव वस्तु का निर्माण करता है, यही अनुकरण होता है। उनके अनुसार कवि या कलाकार 3 प्रकार वस्तुओं का अनुकरण करता है, यानी अनुकरण जो है 3 प्रकार का होता है। एक होता है जैसे वे थी या है, मतलब जैसे कि कोई वस्तु को आपने देखा तो उसका आप अनुकरण करोगे, मतलब जो वस्तु जिस तरह से आपको दिखे तो वही तो आप कहोगे, ये एक इसका प्रकार हुआ। एक है जैसे वे कही या समझी जा सके, मतलब उनको इस प्रकार से कहा जाए या फिर समझा जाए जिससे उनको कहा फिर समझा जा सके। फिर है जैसे को वैसे होना चाहिए, जैसी वे हैं वैसी होनी चाहिए। तो इसके जो है 3 प्रकार इन्होंने बताए। अब यहाँ से अनुकरण में कवि की भावना व कल्पना का भी जो है योगदान इसमें होता है और यह एक जो है सृजनात्मक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में प्राकृत के अनेक दोष व अपूर्णता को जो है पूरा इसमें किया जाता है। अरस्तु ने अनुकरण का व्यापक और सूक्ष्म व्याख्या किया और उनकी दृष्टि से अनुकरण जो है वस्तु जगत का यथावत लेखांकन नहीं है। कब अपनी जो है रचना में वस्तु जगत को जैसी है वैसी प्रस्तुत जो है नहीं करता है, बल्कि उसे जो है और बेहतर बनाने की कोशिश करता है, इसीलिए जो इसको जो अनुकरण कहलाता है। मतलब जो है कहते हैं, ये जो अरस्तु महोदय कहते हैं कि जो भी कवि होता है अपनी जो रचना होती है, जो वास्तविक जो जगत है, जो प्राकृत है, उसको उसी प्रकार से व्यक्त नहीं करता है, बल्कि कवि क्या कहता है, वो चाहता है कि हम उसको और बेहतर ढंग से उसको प्रस्तुत करें ताकि जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, जो सुनने वाला व्यक्ति है, उसको अच्छा लगे। इस तरह से कोशिश करता है। इस तरह से आपको लिख देना है। फिर यहाँ से सिगमंड फ्रायड की आलोचनात्मक पद्धति का आपको विश्लेषण करना था। तो ये जो है केंद्रीय साहित्य में छिपे हुए अचेतन अर्थों को उजागर करना और जिसमें वे जो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को लागू करते हैं। यह जो है पद्धति पात्रों, लेखकों, पाठकों के अचेतन मन, दमित इच्छाओं, भावनाओं का विश्लेषण करती है ताकि कथा और पात्रों की प्रेरणाओं को जो है समझा जा सके। और जो है फ्रायडियन आलोचक प्रतीकों, सपनों, चरित्र संबंधों की व्याख्या के लिए एड, अहंकार और परा जो कि अहं जैसी जो अवधारणाएं हैं इसका उपयोग ये करती है। मतलब जब फ्रायड ने जो आलोचनात्मक पद्धति के लिए जो बिंदु बताए हैं, इसमें अचेतन मन का विश्लेषण, यह पद्धति जो है साहित्यिक कृतियों के गहरे मनोवैज्ञानिक अर्थों की जो कि पड़ताल करती है, जिसमें लेखक और पात्रों के अचेतन विचार इसमें शामिल है। उसके बाद है जो कि फ्रायडियन सिद्धांत का अनुप्रयोग जो है, यह पद्धति जो है साहित्य की व्याख्या के लिए फ्रायड के सिद्धांत जो कि ईगो जो है सुपर ईगो और दमित इच्छाओं और जो है यौन भावनाओं और स्वप्न विश्लेषण जैसे विचारों को ये लागू ये करती है। उसके बाद है प्रतीकों और जो है सपनों की व्याख्या। तो आलोचक जो है पाठ में पाए जाने वाले प्रतीकों और सपनों की व्याख्या करते हैं और यह जो है मानते हुए कि वे जो है अचेतन की इच्छाओं या आघातों को दर्शाते हैं। उसके बाद है चरित्रों और जो लेखक की प्रेरणाओं को समझना। तो यह जो पद्धति है पात्रों के व्यवहार के पीछे छिपी जो प्रेरणा है उसको उजागर करती है और यह भी कि लेखक की अपनी मानसिक स्थिति कहानी को कैसे प्रभावित करती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो कि नई समीक्षा क्या है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। तो एक जो है साहित्यिक आलोचना पद्धति जो रचना को एक स्वतंत्र इकाई मानती है और उसके जो है आंतरिक भाषिक एवं साहित्यिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करती है। या जो है लेखक के व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक ऐतिहासिक संदर्भों की तुलना में रचना के पाठ के आधार पर अधिक ये जोर देती है, फोकस देती है और इसका उद्देश्य जो है भाषा के विश्लेषण के माध्यम से कृत के गहरे अर्थों को उजागर करना होता है। इसी को हम नई समीक्षा कहते हैं। और भी यहाँ से लिखा हुआ है इसके बारे में कि एक साहित्यिक आलोचना पद्धति जो किसी रचना के ऐतिहासिक, सामाजिक, साहित्यिक रचना से हटकर केवल रचना के आंतरिक और जो भाषा का जो पहलू है उस पर ध्यान केंद्रित करती है, इसी को हम नई समीक्षा कहते हैं। इसका मुख्य जो जोर है कविता की शुद्ध, स्वतंत्र, निर्व्यक्तित्व अभिव्यक्ति को समझने पर, जिसमें भाषा, लय, शब्द चयन, भाव सौंदर्य का गहन इसमें विश्लेषण किया जाता है। यह रचना को एक स्वतंत्र इकाई मानकर उसे स्वतंत्र अस्तित्व को स्थापित करती है। अब यहाँ से नई कविता के कुछ मुख्य बिंदु हैं, जैसे कि रचना केंद्रित दृष्टिकोण।
तो यह जो है साहित्यिक रचना को उसके ऐतिहासिक, सामाजिक, व्यक्तिगत संदर्भों से जो अलग करके देखती है और आलोचक का ध्यान केवल रचना के भीतर उसके शब्द अभिव्यक्ति की गहराई पर होता है। उसके बाद है भाषा और जो सौंदर्य पर बल। तो नई कविता के अनुसार काव्य जो है सौंदर्य उसकी भाषा, लय, गति, भंगिमा में निहित होता है और इन तत्वों का सूक्ष्म अनुशीलन ही इनका लक्ष्य होता है। उसके बाद है रचनाकार के बजाय रचना। इसमें कवि के व्यक्तिगत जीवन, इतिहास या इरादों की बजाय रचना की अपनी जो कि स्वायत्तता को महत्व इसमें दिया जाता है। और भी यहाँ से निर्व्यक्तिता भी दिया हुआ है। यह ऐसा जो सिद्धांत है जो कवि की व्यक्तिगत भावनाओं को रचना से अलग करती है। एक प्रौढ़ कवि के लिए उसकी व्यक्तिगत अनुभव क्षेत्र भी निर्व्यक्त हो जाता है और इसके दो प्रमुख जो है रूप हैं, एक है प्राकृतिक और दूसरा है कुशल शिल्पी के लिए। उसके बाद है पश्चात प्रभाव। तो यह एक जो है पश्चात आलोचना पद्धति है जिसके जो है कई सिद्धांत टी.एस. एलियट जैसे समीक्षकों से प्रभावित हैं। अब निष्कर्ष में हम कहें तो नई समीक्षा जो है साहित्यिक रचना के स्वतंत्र अस्तित्व को स्थापित करती है और उसका विश्लेषण केवल शुद्ध रूप में करने पर यह बल देती है। यह रचना की आंतरिक जो संरचना है, जो उसकी भाषा है, जो उसका सौंदर्य शास्त्र है, उस पर ध्यान केंद्रित करके काव्य पाठ को एक नई दिशा देती है और काव्य अध्ययन को अधिक गहन बनाती है। इस तरह से आपको लिखना। अब यहाँ से जो कि काव्य में लोक मंगल के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना पद्धति, इसमें जो है पाश्चात्य और भारतीय सिद्धांतों का समन्वय, भाव पक्ष पर बल और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण इसमें प्रमुख है। शुक्ल जी ने साहित्य को लोक के साथ जोड़कर लोक मंगल की भावना को जो है काव्य का मुख्य उद्देश्य माना है, जिसके लिए वे जो है रस, भाव, कलात्मक अभिव्यक्ति जैसे तत्वों को गहन जो है विश्लेषण करते हैं और उन्होंने जो है कल्पना को ही यथार्थ के दायरे में रखते हुए उनका उचित जो है उपयोग बताया है। उसके बाद इसकी यदि मुख्य विशेषताओं की बात करें तो पाश्चात्य और जो है भारतीय सिद्धांतों का समन्वय। तो शुक्ल जी ने रस सिद्धांत जैसे पारंपरिक भारतीय सिद्धांतों को ज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ जोड़ा और जिससे आलोचना में एक नया दिशा मिली उसको एक। उसके बाद है लोक मंगल को केंद्र में रखना। तो शुक्ल जी के अनुसार काव्य का अंतिम जो उद्देश्य है लोक मंगल है, यानी मनुष्य को उसकी जो मनुष्यता का है उसका बोध कराना है और उसके भाव को विकसित करना है और वे इसे जो है केवल मनोरंजक या चमत्कार नहीं मानते हैं। उसके बाद है भाव और जो है ज्ञान का समन्वय। तो शुक्ल जी भाव और ज्ञान में विरोध नहीं है मानते। उनके अनुसार जब तक किसी वस्तु का बोध नहीं होता है तब तक उसकी जो रसायन अनुभूति है नहीं हो सकती है। उसके बाद है कल्पना का यथार्थवादी दृष्टिकोण। तो शुक्ल जी कल्पना को ये महत्वपूर्ण मानते हैं लेकिन वे इसे जो यथार्थ से जोड़कर देखते हैं। उनके अनुसार कल्पना यथार्थ को सजाने संवारने का ही काम ये करती है। तो इस तरह से आपको इतने क्वेश्चन आपको देख के जाना है। ठीक है, मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।